चलो, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, और आज की क्लास में हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट वेल थ्योरी, ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस से। ध्यान से सुनना, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये बोलता है और लिंक करता है अपने आप को, एक सेक्शन है कंपनीज एक्ट में, सेक्शन नंबर 339, सॉरी 399। अभी एक बार सिर्फ सुन लो, सेक्शन नंबर 399 क्या बोलता है। सेक्शन नंबर 399 कंपनीज एक्ट का ये बोलता है कि सबके पास में राइट टू इंस्पेक्शन है। सेक्शन नंबर 399 गारंटीज राइट ऑफ इंस्पेक्शन टू ऑल। अब राइट ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन क्या करना है, किस चीज को देखने का आपके पास राइट है। कंपनी जो भी डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ में रजिस्टर करवाती है, तो एक बार जब वो डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर हो जाता है, वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है एंड इट बिकम्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। वंस इट बिकम्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इट इज अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन बाय एवरीवन इन पब्लिक। ठीक है, तो एक बार कोई भी डॉक्यूमेंट जब पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, एंड दोस पीपल जिसको भी इंस्पेक्ट करने का मन है, जिसको भी वो डॉक्यूमेंट देखने का मन है, वो देख सकता है। ये बोलता है सेक्शन नंबर 399 की आपके पास देखने का राइट है। तो यानी के जब कोई आउटसाइडर, स्ट्रेंजर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आएगा, कंपनी के साथ में अग्रीमेंट करने के लिए आएगा, तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जितना डॉक्यूमेंट्स कंपनी से रिलेटेड पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, वो स्ट्रेंजर, वो आउटसाइडर ने सारा डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा है। ठीक है, पढ़ा है, और सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, उस डॉक्यूमेंट्स को उनके सेंस में समझा है। ठीक है, एंड इफ अगर कोई भी गलती हो जाता है ऑन द साइड ऑफ द आउटसाइडर, अगर उसके समझने में कुछ गलती हो जाता है, देन वो गलती उसी का है। कंपनी उसका लाइबिलिटी नहीं उठाएगा, एंड वो पूरा का पूरा जिम्मेदारी सेल्फ किसका होगा, वो उस स्ट्रेंजर या थर्ड पार्टी का ही होगा। ये बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। एंड सिंस डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस does not gives protection to an outsider, that is why it is also known as a negative doctrine, क्योंकि वो बाहर आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, आम जनता पब्लिक को प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है। दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज अ नेगेटिव डॉक्ट्रिन। ठीक है क्या, एक बार देखेंगे। देखो, द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स of a company when registered with registrar of companies यानी कि ROC, it becomes a public document and they are available for inspection to any person. Section 399 confers the right of inspection to all. By constructive notice is meant he is not only presumed to have read the documents but also understood them in their true perspective. And if a person enters into a contract which is beyond the powers of the company as defined in the memorandum, yeah, articles, he cannot acquire any rights under the contract against the company. समझा क्या, पक्का। तो वहां पे एक लाइन और लिख देना, it is a negative doctrine as it does not gives any protection to the
आउटसाइडर्स। क्या काटना क्यों है? रहने दो, बस मार्क जितना कराए हैं उतना ही रेलेवेंट है, एग्जाम में तुमको उतना ही लिख के आना है, उतना लिख के आओगे सफिशिएंट है टू सिक्योर मार्क्स। तो मेरे को बताओ, सबसे पहले मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स कंपनी का दो इंपॉर्टेंट मेन डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एंड इसको अपने को आरओसी के साथ में रजिस्टर कराना पड़ता है। एक बार रजिस्टर हो गया, इट बिकम्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, it is available in the public domain and everyone can inspect it, and this inspection right is guaranteed by section number 399 of the Companies Act। and जब डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आ जाएगा तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है, इट इज प्रिज्यूमिंग दैट द आउटसाइडर who wants to enter into a contract with the company is presumed to have read these documents, and reading alone is not sufficient, he must have understood those documents in that sense। डॉक्यूमेंट्स को उसी के सेंस में समझना है, तो ही मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट डॉक्यूमेंट इन देयर सेंस, ठीक है। एंड if the person enters into a contract with the company which is beyond the powers of company as mentioned in memorandum or articles, then the outsider has no right against the company, outsider will have no right against the company, because doctrine of constructive notice is a negative doctrine as it does not give any protection to the outsiders। Are you clear? एग्जाम में इतना तो लिखना ही पड़ेगा, तब जाके मार्क्स मिलेगा। समझ आया क्या? ठीक है, श्योर। अब एक बार बोलेंगे वापस डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है, ठीक है, चलो। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, बोलो, द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स when registered with the ROC, the memorandum and articles when registered with ROC becomes a public document and they are available for inspection by any person, ठीक है। सेक्शन नंबर 399 confers right of inspection to all, ठीक है। एंड by constructive notice, by doctrine of constructive notice, it is meant that the outsider is not only presumed to have read the documents but also understood them in their true perspective, and if that outsider enters into a contract with the company which is beyond the powers mentioned in its memorandum and articles, then that outsider will not have any right against the company. The outsider will not have any right against the company। Are you clear? Sure, एकदम sure। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का ही, अच्छा एक और लाइन भूल गए ना, इट इज अ नेगेटिव डॉक्ट्रिन as it does not gives any protection to the outsiders, ठीक है। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का ही एक एक्सेप्शन है, यानी कि एक स्पेशल केस है जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट या फिर टर्कवॉन रूल। तो एक बात बताओ, जब डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में हम आउटसाइडर को प्रोटेक्शन नहीं दे रहे थे एंड इट वाज अ नेगेटिव डॉक्ट्रिन, तो जब हम इंडोर मैनेजमेंट का बात करेंगे या टर्कवॉन रूल का बात करेंगे एंड इट इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, तो क्या डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एक पॉजिटिव डॉक्ट्रिन होगा जहां पे आउटसाइडर्स को प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। पक्का? क्लियर? अब इंडोर मैनेजमेंट में क्या होता है, सुनो ध्यान से। इंडोर मैनेजमेंट, जब हम इंडोर मैनेजमेंट का बात करते हैं ना, कुछ मत लिखना, जब हम इंडोर मैनेजमेंट का बात करते हैं ना, कंपनी अपना इंटरनल मैनेजमेंट का बात कर रही है यहाँ पे, ठीक है। अब
जो आदमी बाहर से कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आ रहा है, तो पब्लिक डोमेन में जितना भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो तो वो पढ़ लेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसको ये कैसे पता चलेगा कि कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में, कंपनी का इंटरनल प्रोसीडिंग्स में सब सही से चल रहा है कि नहीं, कुछ गड़बड़ है कि नहीं, क्या डायरेक्टर्स के बीच में क्या झगड़ा चल रहा है, या कंपनी का मैनेजमेंट में डिसरप्शन आया हुआ है, उसको नहीं पता चल सकता। कंपनी के बाहर में जो चीज है वो तो ठीक है हम पढ़ सकते हैं, बट आउटसाइडर कंपनी के अंदर का जानकारी तो नहीं ले सकता ना, इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता ना। इसीलिए बोलते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में जब कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट का बात आता है तो आउटसाइडर ऐसा अज्यूम कर सकता है कि कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट में सब स्मूथली चल रहा है, ठीक है। और अगर इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आएगा तो आउटसाइडर को प्रोटेक्शन मिलेगा, आउटसाइडर को प्रोटेक्शन मिलेगा। समझा क्या? देखो देखो, the doctrine of indoor management is an exception to the doctrine of constructive notice. The aforesaid doctrine of constructive notice does in no sense mean that the outsiders are deemed to have the notice of the internal affairs of the company. समझा क्या? कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है पब्लिक डोमेन में जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो तुमको उसका नॉलेज होना चाहिए, बट इंटरनल अफेयर्स का तो आप नॉलेज नहीं रख सकते ना, इट इज इम्पॉसिबल। यहाँ पे लिखोगे तो एज पर दिस डॉक्ट्रिन माने डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है ना। एज फार एज द इंटरनल proceedings of a company is concerned, the outsider can presume that they are being carried on smoothly. It is a positive doctrine as it gives protection to the outsiders. ठीक है। अब ये जो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये एक लैंडमार्क केस से निकल करके आया था। जो लैंडमार्क केस का नाम था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवॉन्ड, ठीक है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवॉन्ड। अब ध्यान से सुनो इस केस में क्या हुआ था, कुछ लिखना मत, बस सुन लो। अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का एक नाम और है जिसको अपने टर्कवॉन्ड रूल भी बोलते हैं, ठीक है। अब रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवॉन्ड में क्या हुआ था, एक कंपनी थी, मान लो एक्स, ठीक है, कंपनी थी एक्स लिमिटेड। अब ये कंपनी लिक्विडेशन में चली गई थी, तो जब लिक्विडेशन होता है कंपनी का तो ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट होता है जो कंपनी के बिहाफ में कंपनी का एसेट्स को बेच करके कंपनी का लायबिलिटीज चुकाता है, पे ऑफ करता है। अब ऐसी कंपनी का ऑफिशियल लिक्विडेटर था मिस्टर टर्कवॉन्ड, ठीक है। एंड रॉयल ब्रिटिश बैंक कंपनी का सिक्योर्ड क्रेडिटर था,
सिक्योर्ड क्रेडिटर कैसे था? उसने, कंपनी ने रॉयल ब्रिटिश बैंक से एक बॉन्ड साइन करवाया था, जिससे द रॉयल ब्रिटिश बैंक was giving security to the company's current account। तो क्रेडिटर बन गया, सिक्योरिटी दे रहा है ना, तो क्रेडिटर बन गया। जब सिक्योरिटी देते हैं, जब सिक्योरिटी देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? सुनो ना, करंट अकाउंट है, कंपनी का एक करंट अकाउंट है, मान लो कोई और बैंक से, ठीक है, ये रहा कंपनी, ये करंट अकाउंट है किसी और बैंक में। अब सिक्योरिटी कौन दे रहा है? रॉयल ब्रिटिश बैंक दे रहा है इस करंट अकाउंट के बदले में। यानी कि अगर कंपनी इस करंट अकाउंट का पैसा नहीं दे पाएगा तो कंपनी के बिहाफ में रॉयल ब्रिटिश बैंक चुकाएगा। तो जब रॉयल ब्रिटिश बैंक ने कंपनी के बिहाफ में पेमेंट कर दिया तो अब इसका बारी होगा कि वो कंपनी से अपना पैसा लेगा। ठीक है, बेसिकली एक टाइप का गारंटी दिया हुआ है, समझ आ रहा है कि नहीं? एक टाइप का गारंटी दिया था रॉयल ब्रिटिश बैंक ने ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी अगेंस्ट दी एज अ सिक्योरिटी फॉर इट्स करंट अकाउंट। पक्का क्या? अब सिक्योरिटी कितने का था? 2000 यूरोस का था, ठीक है, 2000 यूरोस का था। अब तो जैसे ही रॉयल ब्रिटिश बैंक को खबर मिला कि कंपनी इज गोइंग इनटू लिक्विडेशन, तो ऐसा नहीं होता कि आप पैसा मांगने के लिए जाएंगे एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर आपको तुरंत ही पैसा हाथ में थमा देगा, ऐसा नहीं होता। यू विल फर्स्ट हैव टू सबमिट योर क्लेम कि हाँ हम इतना पैसा पाते हैं कंपनी से, फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर उस क्लेम को वेरीफाई करेगा, उसके बाद अगर आपका क्लेम वेरीफाई होता है तब जाके आपको आपका पैसा मिलेगा। तो ठीक वैसे ही रॉयल ब्रिटिश बैंक ने अपना क्लेम सबमिट किया होगा मिस्टर टर्कवॉन्ट को। तो हमको इतना समझ आ रहा है कि ये जो केस है ना, ये एक्चुअली कंपनी का गारंटर और उसके ऑफिशियल लिक्विडेटर के बीच का केस है। ठीक है, अब तो जब इसने क्लेम सबमिट किया मिस्टर टर्कवॉन्ट को, तो टर्कवॉन्ट गया क्लेम वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, अब टर्कवॉन्ट बोला कि कंपनी का बोरो करने का ना एक बोरोइंग लिमिट होता है। ठीक है, कंपनी उस बोरोइंग लिमिट के पार बोरो नहीं कर सकता। ये बोरोइंग लिमिट कैलकुलेट करने का जिम्मेदारी किसका होता है? कंपनी का ही होता है। जो लोन दे रहा है वो थोड़ी कैलकुलेट करेगा बैठ के। आप लोन लेने के लिए आ रहे हैं ना, तो आप कितना लोन ले सकते हैं वो तो आप जानते हैं। एज अ लेंडर हम क्या चेक करेंगे कि आपके पास बोरोइंग पावर है कि नहीं, आप बोरो कर सकते हैं कि नहीं। मेमोरेंडम में लिखा होता है कि आप बोरो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर बोरोइंग पावर्स है, अगर बोरिंग पावर्स है तो कंपनी आपको खुशी खुशी लोन दे देगी, बैंक आपको खुशी खुशी लोन दे देगा जितना का आप मांगने के लिए आए हैं। ठीक है, तो अब जब ये वाला जो लोन लिया था ना कंपनी ने, ये लोन इटसेल्फ कंपनी का जो बोरोइंग पावर था उसको एक्सीड कर रहा था। ठीक है, अब कंपनी कितना बोरो कर सकता है ये उसके मेमोरेंडम में नहीं लिखा था। मेमोरेंडम में केवल इतना सा बात लिखा था कि कंपनी हैज बोरोइंग पावर्स। ये चेक करके बैंक ने इसको ओवरड्रॉ करने का फैसिलिटी दे दिया। अमाउंट लिखा नहीं था। अमाउंट कैलकुलेट करने का जिम्मेदारी किसका था? कंपनी का था। आप आए हो डायरेक्टर से परमिशन लेके, तो हम तो यही सोचेंगे ना कि आपके पास परमिशन है, आप उतना बोरो कर सकते हो, हमने सैंक्शन कर दिया आपको पैसा। ठीक है, लेकिन जब मिस्टर टर्कवॉन्ट वो बोरोवर लिमिट कैलकुलेट करने के लिए बैठा, तब उसको दिखा कि कंपनी ने जो ये वाला करंट अकाउंट से ओवरड्राफ्ट या बोरोइंग किया है, ओवरड्राफ्ट जो किया है वो उसका बोरोवर लिमिट एक्सीड कर रहा है। तो अगर एक्सीड कर रहा है तो अल्ट्रा वायरस हो गया, उसके अकॉर्डिंग, टर्कवॉन्ट के अकॉर्डिंग अल्ट्रा वायरस हो गया, तो ये तो इनवैलिड है ही, ये बोरिंग तो इनवैलिड है ही। प्लस ये बोरोइंग से रिलेटेड जो गारंटी रॉयल ब्रिटिश बैंक ने दिया था ना, वो भी क्या है? इनवैलिड है। वो भी क्या है? इनवैलिड है। तो टर्कवॉन्ट के अकॉर्डिंग रॉयल ब्रिटिश बैंक को एक पैसा नहीं मिलना चाहिए वापस। ठीक है, यहां तक क्लियर है पिक्चर क्या चल रहा है? अब रॉयल ब्रिटिश बैंक को पैसा वापस ना मिले ऐसा तो हो नहीं सकता। उसको क्या आ गया? गुस्सा आ गया। गुस्सा आ गया तो रॉयल ब्रिटिश बैंक ने टर्कवॉन्ट के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। ठीक है, जब कोर्ट में केस जज के सामने गया, तब जज पूछा रॉयल ब्रिटिश बैंक से कि आप जब
गारंटी देने के लिए गए थे वो ओवरड्राफ्ट के अगेंस्ट में, तो आपने चेक किया था डिड कंपनी हैड बोरिंग पावर्स? तो रॉयल ब्रिटिश बैंक ने बोला कि हाँ कंपनी हैड बोरिंग पावर्स। ठीक है, अब कितना बोरो कर सकता है कितना बोरो नहीं कर सकता है ये तो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट का सवाल है। तो कितना बोरो कर सकता है वो अमाउंट तो हम अज्यूम नहीं कर सकते। एज अ लेंडर एज एन आउटसाइडर हम तो ये चेक करेंगे कि बोरिंग पावर्स है कि नहीं है, और उसके पास में बोरिंग पावर्स था, हमने पैसे दे दिए। अब कितना ले सकता है नहीं ले सकता है वो उसका बात है, परमिशन तो वो डायरेक्टर से ही लेके आया है कंपनी। तो आई एम प्रेज्यूमिंग एज एन आउटसाइडर, आई एम प्रेज्यूमिंग कि कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में सब स्मूथली चल रहा है। ठीक है, एंड हेंस कोर्ट ने भी रॉयल ब्रिटिश बैंक के इन बातों से अग्री किया एंड रॉयल ब्रिटिश बैंक को उसका अपना पैसा मिल गया। समझ आया? ये है पूरा केस। अब तुमको एग्जाम में अब तुमको एग्जाम में केस लिखने के लिए कभी नहीं आता है। ठीक है, इसी से मिलता जुलता तुमको केस स्टडी दे देगा एंड तुमको जजमेंट तुमको कंक्लूजन बताना होगा सिर्फ ये केस का नाम को कोट करके। सपोज मान लो ऐसे दे दिया कि एक्स कंपनी था, अब यहाँ पे ओएल का नाम टर्कवार्ड नहीं होगा, ओएल का नाम कोई और इंडियन नेम दे देगा। यहाँ पे क्रेडिटर सिक्योर्ड रॉयल ब्रिटिश बैंक नहीं होगा, कोई और एक्सिस बैंक दे देगा या कोई भी बैंक दे देगा, लेना देना बैंक कुछ भी दे देगा। ठीक है, ऐसे तो इन लोग सेम फैक्ट्स रख के प्लॉट स्टोरी सेम रहेगा, बस खाली कैरेक्टर्स के नाम चेंज कर देंगे। तो अपने को सिर्फ कंक्लूजन पे फोकस करना होगा। तो मेरे को एक चीज खाली बता दो, यहाँ पे तो देखो ये जो केस था रॉयल ब्रिटिश बैंक और टर्कवार्ड का, यहाँ पे तो मेमोरेंडम में अमाउंट नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, बट तुम्हारे एग्जाम में केस पूछता है, क्या केस पूछता है सुनना ना, कि कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा है कि कंपनी के पास में बोरोइंग करने का कंपनी का बोरोइंग लिमिट है 36 करोड़ मान लो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, लेकिन कंपनी ने बैंक से बोरो किया 40 करोड़, तब चलेगा? तब प्रोटेक्शन मिलेगा? तब प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तब प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो कितना का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा? पूरा 40 करोड़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा? नहीं, खाली एक्सेस के ऊपर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। 36 करोड़ का तो प्रोटेक्शन मिलेगा ही। ठीक है, सिर्फ एक्स्ट्रा जो 4 करोड़ जो एक्स्ट्रा बोरो किया है ना उसका प्रोटेक्शन खाली नहीं मिलेगा। समझा क्या? तुम्हारे एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि बैंक के पास में तो बोरिंग पावर था, लेकिन अमाउंट मेंशन कर देगा वहां पे कि मान लो 36 करोड़ का बोरिंग पावर था, लेकिन कंपनी ने बोरो किया 40 करोड़। कंपनी के पास में बोरिंग पावर था 36 करोड़ तक का ही, मेमोरेंडम में लिखा हुआ है 36 करोड़ का बोरिंग पावर था, लेकिन कंपनी ने बोरो किया 40 करोड़ का। तो बताओ अभी ये सही है? इंडोर मैनेजमेंट के कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या लगाओगे? इंडोर मैनेजमेंट कैसे लगाओगे बाबू? यही तो बात है, ऐसा लग रहा है कि इंडोर मैनेजमेंट लगेगा, पर इसमें क्या नहीं क्या लगना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव नोटिस लगेगा ना, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये तो मेमोरेंडम में ही लिखा हुआ है ना। और मेमोरेंडम क्या है? इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, पब्लिक में अवेलेबल है, तो आउटसाइडर इज प्रेज्यूम टू हैव द नॉलेज प्लस अंडरस्टैंड देम इन देयर ट्रू पर्सपेक्टिव। समझा क्या? तो यहाँ पे इंडोर मैनेजमेंट लगेगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव नोटिस लगेगा, क्योंकि अमाउंट अलग से मेंशन कर दिया गया है मेमोरेंडम में। अगर अमाउंट मेंशन नहीं करता, सिर्फ बोलता कि कंपनी हैज बोरिंग पावर्स, फिर तो आप कितना भी बोरो करो वो किस में आ जाएगा? इंडोर मैनेजमेंट में आ जाएगा। पर जैसे अमाउंट मेंशन कर देगा बोरोइंग के साथ साथ में, तब कंस्ट्रक्टिव नोटिस लगेगा अगर आपने उस बोरोइंग लिमिट से एक्स्ट्रा बोरो किया है तो। आर यू क्लियर? पक्का एकदम श्योर? नहीं, सिर्फ इंटरनल रिलेशनशिप्स कैसा है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये नहीं बताता है। इंडोर मैनेजमेंट पूरा कंपनी का इंटरनल प्रोसीडिंग्स के बारे में बताता है कि कंपनी में जो भी काम चल रहा है वो स्मूथली चल रहा है, एज अ कंपनी के इंटरनल प्रोसीडिंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड दैट इंक्लूड्स कंपनी का इंटरनल रिलेशंस। बैंक का फ्रेंड क्या नहीं कर सकता? आप कंपनी के अफेयर्स में कैसे झांक सकते हैं? हाँ, कंपनी बैंक ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है
ये बोल रहा है कि आप कंपनी से, आप बैंक से 10 करोड़ लेने के लिए आए हैं, ठीक है। अब कंपनी तो उठ के नहीं जाएगा, कंपनी के बिहाफ में उसके डायरेक्टर्स जाएंगे। तो जब कंपनी के डायरेक्टर्स आए हैं 10 करोड़ बोरो करने के लिए एंड प्रॉपर सैंक्शन लेटर वगैरह सब ले करके आए हैं, तो हम तो यही सोचेंगे ना कि सैंक्शन लेटर सब सही है, आपने कैलकुलेट करके ही उतना पैसा बोरो करने के लिए आए हैं आप हमारे पास में, हम अलग से क्यों चेक करने जाएंगे। समझा, समझा क्या? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक, डॉक्ट्रिन ऑफ, हाँ अब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का कुछ एक्सेप्शंस है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का भी एक्सेप्शंस है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है आउटसाइडर को प्रोटेक्शन नहीं देंगे, इंडोर मैनेजमेंट बोलता है आउटसाइडर को प्रोटेक्शन देंगे। अब ये इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन बोलता है कि हम आउटसाइडर को प्रोटेक्शन नहीं देंगे। कौन कौन से केस में? सेम एज कंस्ट्रक्टिव नोटिस एक ही कैटेगरी में फॉल कर रहा है। देखो कौन कौन सा है, 3 ही एक्सेप्शन। सबसे पहले एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इररेगुलरिटी। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं पहले, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल निकुंज का है, निकुंज नहीं आया आज, तो मान लो ऋषि, तो मान लो ऋषि का कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है। ऋषि का कंस्ट्रक्शन कंपनी है, नमन को घर बनवाना है और ऋषि नमन का फ्रेंड है, तो बोला आराम से मेरा घर ये बना देगा। नमन अपना घर को कंस्ट्रक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया ऋषि के पास में। अब नमन को पता है कि ऋषि के जो कंपनी में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, जो लेबरर्स है, उन लोग स्ट्राइक में बैठे हैं, ठीक है। ये स्ट्राइक कब खत्म होगा नहीं मालूम, जब तक स्ट्राइक खत्म नहीं होगा तब तक घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं होगा। टाइम अगर स्टार्ट नहीं होगा टाइम पे तो खत्म भी नहीं होगा टाइम पे। ये सब जानते हुए भी कि कंपनी में प्रॉब्लम्स चल रहा है, कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स चल रहा है, नमन ने फिर भी जानते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया? ऋषि को दिया घर बनाने के लिए। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ, ऋषि टाइम पे घर नहीं बना के दे पाया, तो क्या नमन को प्रोटेक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आपको मालूम है कि कंपनी में गड़बड़ी चल रहा है, फिर भी आप खुद ही आग में हाथ डाल रहे हो, तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा क्या? आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। समझ में आया? श्योर। यही बोलता है एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। देखो, the rule does not protect any person when the person dealing with the company has notice of the irregularity. अब देखो, एक केस था इसमें, हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग एंड कंपनी। हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग एंड कंपनी। इसमें क्या हुआ? डायरेक्टर्स लोग बड़े शाने बन रहे थे, ओवर स्मार्ट बन रहे थे। तो ये जो कंपनी के डायरेक्टर्स है ना, इन्होंने कंपनी के थ्रू अपने आप को ही डिबेंचर्स इशू करा दिया। डिबेंचर्स क्या होता है? एनी आइडिया? डिबेंचर्स एक टाइप के डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक टाइप के लोन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कंपनी का डेट सिग्निफाई करता है। एंड डिबेंचर होने का फायदा, डिबेंचर होल्डर्स होने का फायदा क्या होता है कि आपको कंपनी से टाइम टू टाइम आपको इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगा, और अगर सिक्योर डिबेंचर है तो भले ही कंपनी डूबे, सबसे पहले पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। तो डिबेंचर होल्डर्स बनने का फायदा ये होता है। अब तो डायरेक्टर्स ने क्या किया? कंपनी के थ्रू अपने आप को ही डिबेंचर इशू करा दिया, यानी वो लोग खुद ही कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स बन गए और बस बैठ के कंपनी से इंटरेस्ट कमाएंगे, उनका यही था। पर डिबेंचर इशू करते टाइम इन्होंने एक चीज मिस कर दिया, कैलकुलेट करना। क्या? कंपनी का बोरोइंग पावर। और जब उन्होंने डिबेंचर्स इशू किया तो उन्होंने अपने आप को डिबेंचर्स कंपनी के बोरोइंग पावर से ज्यादा का इशू कर दिया। अब कंपनी का मैनेजमेंट कौन है? उन लोग ही है। कंपनी का मैनेजमेंट कौन है? उन लोग ही है। अब उन लोग को तो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए, भले ही अब डिबेंचर होल्डर्स बन रहे तो। अब इस डायरेक्टर्स को, अब इन डायरेक्टर्स को एज डिबेंचर होल्डर्स क्या प्रोटेक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल मैनेजमेंट कौन है? उन लोग ही है।
अब अगर आप लोग ही हो तो डिबेंचर इशू करने से पहले देखना चाहिए था ना कितना तक का इशू कर सकते हैं। समझा क्या? देखो, इन हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग एंड कंपनी, केस का नाम बोलो तो क्या है? हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, where the directors could not defend the issue of debentures to themselves because they should have known the extent to which the company they were lending the money to the company. ठीक है। और जब आप कंपनी जब एक्स्ट्रा बोरो करती है ना, जब कंपनी अपने बोरोवर लिमिट से एक्स्ट्रा बोरो करती है तो शेयर होल्डर से अप्रूवल चाहिए होता है, कंपनी के शेयर होल्डर से अप्रूवल चाहिए होता है, तो वो तो इन्होंने लिया ही नहीं होगा, तो इशू क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। रिक्वायर्ड द असेंट ऑफ द जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग माने मेंबर का अप्रूवल, मेंबर का मीटिंग को ही जनरल मीटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए होता है विच दे हैड नॉट ऑब्टेन्ड, ठीक है। ये हुआ था हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। फिर सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी में क्या होता है? सुनो, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी में एक्चुअली इरेगुलरिटी है नहीं, पर ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। क्यों लग रहा है? क्योंकि कंपनी में कुछ ऐसा हुआ है जो नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है। कंपनी का प्रॉपर्टी, सुनो ना, कंपनी का प्रॉपर्टी कौन बेच सकता है? कंपनी के बिहाफ में उसके डायरेक्टर्स, उनके डायरेक्टर्स जो ऑथराइज्ड ऑफिसर्स होते हैं उन लोग ही बेच सकते हैं। क्या कंपनी का अकाउंटेंट या कंपनी का पियोन कंपनी का प्रॉपर्टी बेच सकता है क्या? नहीं बेच सकता है, नहीं बेच सकता है। अब यहाँ पे क्या हुआ था? आनंद बिहारी लाल वर्सेस डिनशॉ एंड कंपनी, इसमें क्या हुआ था कि एक आदमी जो है कंपनी का उससे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए गया। अब डायरेक्टर लोग तो अवेलेबल नहीं था, अवेलेबल नहीं था, बोला कि काम करते हैं हम ही साइन कर देते हैं, जाइए आप प्रॉपर्टी ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा क्या? नहीं चलेगा, ऑब्वियस सा बात है। कंपनी का पियोन से तुम साइन करा रहे हो, अकाउंटेंट से तुम साइन करा रहे हो कंपनी का प्रॉपर्टी के कागजात में, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। समझा? तो जब ऐसा कुछ होता है, जब ऐसा कुछ होता है जो कंपनी के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं हो रहा है, तब आउटसाइडर का ड्यूटी बनता है कि वो एक बार प्रॉपर जानकारी, पूरा इंफॉर्मेशन ले ले, ठीक है। अब मानो कुछ ऐसा होता, एग्जाम में क्या केस आता है सुनना एक बार, ठीक है ना। कुछ ऐसा होता कि कंपनी ने कोई माल बेचा होगा, ठीक है। अब माल बेचा तो सामने वाला कंपनी को पेमेंट करने के लिए आया, जिसको पेमेंट लेना होता है, जो पेमेंट, जो कैश कलेक्शन का जिसका जिम्मेदारी है कंपनी में, वो कंपनी में है नहीं, लेकिन उससे जो नीचे स्तर का आदमी है वो है, मान लो एम्प्लॉई है या सुपरवाइजर है, ये लोग कोई है, ठीक है। जिसको देना है एक्चुअली में वो तो है नहीं, कोई और है। तो क्या हम बिना उससे पूछे अगर हम उसको पैसा दे देते हैं तो इट इज डीम्ड क्या कि कंपनी को पैसा मिल गया है? नहीं। लेकिन अगर सामने वाला खुद चला के बोले कि कोई है नहीं कंपनी में और जो भी कैश कलेक्शन का जिम्मेदारी है वो अभी के लिए एक बार मेरे को ही दिया गया है, तो आई एम फुल्ली रिस्पॉन्सिबल, आई हैव द अथॉरिटी टू कलेक्ट द कैश, और इतना बोलने के बाद में क्या उसके बाद पे हम रिलाई करके उसको पैसा दे सकते हैं क्या? हाँ दे सकते हैं, दे सकते हैं। अगर वो इतना तक बोल रहा है कि आप भरोसा करिए मेरे पे, आप भरोसा करिए मेरे पे, आई कैन एक्चुअली कलेक्ट द मनी, आई कैन एक्चुअली कलेक्ट कैश ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, एंड कोई है नहीं तो अभी सब मैं ही कर रहा हूँ, इतना उसने बोला ना, काफी है। और फिर अगर आप दे देते हैं पैसे तो ऐसा मान लिया जाता है कि कंपनी को पैसा मिल गया है। अब यहाँ भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर बिना पूछे, अगर बिना पूछे आपने पैसा दे दिया होता कि ले रख, तू ही रख, एक काम कर तू ही रख, तो नहीं। अगर वो सामने से आपको भरोसा दिला रहा है, आपके अंदर वो ट्रस्ट क्रिएट कर रहा है आपको बता के, तब अगर आप देते हैं तो इंडोर मैनेजमेंट के तहत आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। आर यू श्योर? एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है उल्टा तरीके से घुमा के, ठीक है। देखो सुनो, where the person is dealing with the company, नहीं ये मत मार्क करना, रुक जाओ एक सेकेंड। where the transaction is unusual or not in the ordinary course of business, it is the duty of the outsider to make necessary inquiry, as in the case of
आनंद बिहारी लाल वर्सेस डिनशॉ एंड कंपनी, देखो क्या हुआ था, द प्लेंटिफ एक्सेप्टेड अ ट्रांसफर ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स अकाउंटेंट, ठीक है, एंड द ट्रांसफर वाज हेल्ड एज वॉइड। ऑब्वियस सा बात है, अकाउंटेंट के पास थोड़ी अथॉरिटी होता है कंपनी का प्रॉपर्टी बेचने का। आर यू क्लियर? अभी तक हम लोग दो एक्सेप्शंस पढ़े। सबसे पहले क्या था, एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। इसका केस लॉ क्या है, हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। केस लॉ वापस से बोलना, हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये वो डायरेक्टर अपने आप को डिवेंचर इशू किया था, वो वाला केस है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, जहां पे इफ द ट्रांजैक्शन इज नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इट इज द ड्यूटी ऑफ द आउटसाइडर टू मेक प्रॉपर इंक्वायरी फर्स्ट। ठीक है, ये केस में, ये कौन से केस का है, आनंद बिहारी लाल वर्सेस डिनशॉ एंड कंपनी, आनंद बिहारी लाल वर्सेस डिनशॉ एंड कंपनी, जहां पे कंपनी का प्रॉपर्टी उसका अकाउंटेंट बेच रहा है। ठीक है क्या, पक्का, आर यू श्योर? अब नेक्स्ट, फॉर्जरी। सुनो, फॉर्जरी में क्या होता है, फॉर्जरी एक्चुअली में इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन है ही नहीं। यहाँ पे फॉर्जरी एज अ पॉइंट दे दिया गया है, बट फॉर्जरी इंडोर मैनेजमेंट में हम इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंट फॉर्ज्ड है। फॉर्जरी का मतलब क्या होता है, फॉर्जरी का मतलब होता है डुप्लीकेट साइन मारना, किसी और का साइन तुम मार दो रहे हो। जो जब बचपन में वो रिकॉर्ड ऑफ एब्सेंट लिख के जाना पड़ता था डायरी में, और तुम लोग पापा मम्मी से लिखवाते नहीं थे, खुद ही लिख के पापा मम्मी का साइन मार देते थे, उसी को फॉर्जरी बोलते हैं। किसी और का साइन कॉपी करना को फॉर्जरी बोलते हैं। ठीक है क्या? अब अगर डॉक्यूमेंट, अगर कंपनी का डॉक्यूमेंट फॉर्ज्ड है, अगर कंपनी का डॉक्यूमेंट फॉर्ज्ड है, तो वो डॉक्यूमेंट ही इनवैलिड है। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन का कोई बात ही नहीं आता है। तो फॉर्जरी एक्चुअली इज नॉट इंक्लूडेड एज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब फॉर्जरी का केवल एक ही केस है, ठीक है, फॉर्जरी का आज तक, अभी तक में इसमें सिर्फ एक ही केस है, जो है रूबेन वर्सेस ग्रेट फिंगॉल कंसोलिडेटेड, जिसमें क्या हुआ था कि एक कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी ने एक शेयर होल्डर को शेयर सर्टिफिकेट इशू किया था। ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट इशू किया था। अब शेयर सर्टिफिकेट में दो डायरेक्टर्स का साइन होना जरूरी होता है। अब जो दो डायरेक्टर्स है वो तो थे नहीं, बिना उनके साइन के सर्टिफिकेट इशू हो नहीं सकता। सीएस ने दोनों डायरेक्टर्स का साइन मार दिया, साइन मार दिया, डॉक्यूमेंट क्या हो गया, फोर्ज्ड हो गया, तो वो शेयर सर्टिफिकेट ही क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। तो जो शेयर होल्डर है उसको प्रोटेक्शन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में फॉर्जरी इंक्लूड होता ही नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट फोर्ज्ड है यानी कि वो डॉक्यूमेंट ही इनवैलिड है। समझा, पक्का, आर यू क्लियर? देखो देखो, the plaintiff was a transferee of the share certificate issued under the seal of defendant's company. The company secretary who has affixed the seal of the company and forgot the signature of and forged the signature of two directors issued the certificate. ठीक है, देखो, the plaintiff contended that whether the signature was genuine or forged was a part of the internal management. कौन साइन करके उसको दे रहा है उसको कैसे पता चलेगा, वो तो इंटरनल मैनेजमेंट का पार्ट है। And therefore the company should be stopped from denying the genuineness of the document. लेकिन बोला कि the rule has never extended to cover such a complete forgery. तो फॉर्जरी इंक्लूड नहीं होता है। अब एक चीज तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन आया क्या, कि यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। ठीक है, तो एक केस लॉ में प्लेंटिफ कौन होता है और एक केस में डिफेंडेंट कौन होता है। प्लेंटिफ वो होता है जो केस फाइल करता है, और डिफेंडेंट वो पार्टी होता है जिसके अगेंस्ट में केस फाइल किया जाता है। तो केस फाइल किसने किया है, रूबेन ने किया है। जो केस फाइल करता है उसका नाम पहले आता है, तो उसको बोलते हैं प्लेंटिफ। तो यहाँ पे प्लेंटिफ कौन है, रूबेन है, और जिसके अगेंस्ट में केस फाइल किया है मतलब उसको अपने आप को डिफेंड करना है, इसीलिए वो डिफेंडेंट है, जिसको, जो यहाँ पे कौन है, ग्रेट फिंगॉल कंसोलिडेटेड। ये हर केस लॉ में सेम ही आता है।
सेम ही होगा, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। समझा क्या? नहीं नहीं, ये तो साइन किया है ना, ये आदमी तो खुद ही साइन किया है, अपना ही साइन किया है। यहाँ पे एक आदमी दूसरे आदमी का साइन मार रहा है, तो डिफरेंस हो गया ना। नहीं देखो, अगर ये आदमी डायरेक्टर का साइन मारता तो डायरेक्टर चुप थोड़ी ना रहता, कुछ तो बोलता कि कंपनी का प्रॉपर्टी तो मेरा साइन मार के बेच दिए, तो फॉर्जरी का केस आता ना। ठीक है, क्लियर? अच्छा सुनो, जब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का बात कर ही रहे हैं तो एक बार सुन लो। फॉर एग्जाम्पल जब केस हुआ था, इसका एग्जाम्पल ले, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन्ड का लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो केस किसने फाइल किया था? रॉयल ब्रिटिश बैंक ने। तो रॉयल ब्रिटिश बैंक क्या हो गया? प्लेंटिफ हो गया। किसके अगेंस्ट में केस फाइल किया है? टर्कॉन्ड। तो टर्कॉन्ड क्या है? डिफेंडेंट है। जब केस पहली बार फाइल होता है ना, तब पार्टीज को हम लोग प्लेंटिफ और डिफेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। अब कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, जिस ऑर्डर से, उस ऑर्डर से दुखी कौन हुआ? टर्कॉन्ड हुआ ना। रॉयल ब्रिटिश बैंक को तो पैसा मिल गया उसका वापस, तो दुखी कौन हुआ? टर्कॉन्ड हुआ। अब टर्कॉन्ड चाहता है कि हम इस ऑर्डर के अगेंस्ट में फर्दर हायर अथॉरिटीज में अपील करेंगे, ठीक है। तो अब केस कौन फाइल करेगा? किसके अगेंस्ट में? रॉयल ब्रिटिश बैंक के अगेंस्ट में। तो जब हम किसी अथॉरिटी का ऑर्डर आ चुका है, कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में जब हम अपील फाइल करते हैं, तो अब ये केस सेकेंड टाइम फाइल कर रहा है। फर्स्ट टाइम जब फाइल होता है तो इसको बोलते हैं पेटिशन, इसलिए प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। सेकेंड, जब ऑर्डर के अगेंस्ट में, पेटिशन के अगेंस्ट में ऑर्डर आ गया, अब ऑर्डर के अगेंस्ट में हम अपील फाइल कर रहे हैं, अपील फाइल कर रहे हैं, तो अब पार्टीज बन जाएंगे अपीलेंट एंड रेस्पोंडेंट। समझा? समझा क्या? आर यू क्लियर? पेटिशनर क्या बोलते हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कब होता है? एपिलेंट एंड रिस्पोंडेंट कब होता है? आर यू क्लियर? जो केस फाइल करता है उसका नाम पहले आता है हमेशा, ठीक है क्या? क्लियर एकदम? अब आओ, यहाँ तक क्लियर है? तुम्हें बता दो तुम्हें को एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तीन एक्सेप्शंस है, क्या क्या? सबसे पहले एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। इसमें कौन सा केस मेंशन करके आओगे? हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। फिर क्या है? सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, यहाँ पे आनंद बिहारी लाल वर्सेस डिनशॉ एंड कंपनी। और लास्ट में क्या है? फॉर्जरी। तो फॉर्जरी का केस क्या है? रूबेन वर्सेस ग्रेट फिंगॉल कंसोलिडेटेड, ठीक है। लास्ट टॉपिक, कॉर्पोरेट वेल थ्योरी। पहले सुन लो, ये एक टॉपिक तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर क्वेश्चन आया तो एक बार में 7 से 8 मार्क के लिए आ सकता है, टू एक्सप्लेन द एंटायर कॉर्पोरेट वेल थ्योरी, ठीक है। अब आओ सुनो, कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या होता है? वेल का मतलब समझते हो बाबू? वेल का मतलब समझते हो? वेल क्या होता है? वेल, वो मछली वाला वेल नहीं। वेल क्या होता है? वेल माने पर्दा, वेल माने पर्दा। अब पर्दा एग्जिस्ट कर रहा है, ये पर्दा है, ठीक है। पर्दा एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन द मेंबर एंड इट्स कंपनी, और ये पर्दा
मेंबर और कंपनी का क्या चीज सेपरेट कर रहा है? ये कपड़ा मेंबर और कंपनी का लाइबिलिटी सेपरेट कर रहा है। यानी कि कंपनी कुछ भी गलत कांड करे, कंपनी कोई भी कांड करे, मेंबर लायबल नहीं होगा उसके लिए, और मेंबर कोई भी गलत कांड करे, कंपनी लायबल नहीं होगा उसके लिए। दोनों का लायबिलिटी क्या है? अलग अलग है। कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी यही बोलता है कि मेंबर का लायबिलिटी अलग है, कंपनी का लायबिलिटी अलग है, दोनों एक दूसरे के लायबिलिटीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। दिस इज सेड बाय द कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी दैट देयर एग्जिस्ट अ सेपरेशन ऑफ लायबिलिटीज बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। क्लियर है? अब ये कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी निकल के कहां से आया था? ये कॉन्सेप्ट डेवलप कहां से हुआ था? एक केस था सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। प्लीज गलती से भी सैलमन मत लिख के आ जाना प्लीज। हाँ प्लीज, कोई एक जन बोल जाता क्लास में सैलमन, ऐसा मत करना एकदम भी। सैलोमन एंड सैलमन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था सुनो एकदम ध्यान से, बहुत ही प्यारा दिमाग वाला केस है। ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। खाली सुनना क्या किया था। तो ये जो सैलमन है ना, ये सैलमन पहले अपना सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चला रहा था, ठीक है। ये अपना सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चला रहा था। फिर इसको कंपनी में नुकसान होने लगा, इसको अपना बिजनेस में नुकसान होने लगा। इसने क्या किया, इसी आदमी ने एक कंपनी खोला, सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, और अपना जो बिजनेस है वो इस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया, बेच दिया। एक कंपनी का सेपरेट आइडेंटिटी है ना, और मेंबर का सेपरेट आइडेंटिटी है, तो क्या एक आदमी अपना बिजनेस कंपनी को बेच सकता है क्या? हाँ बेच सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेच दिया, ठीक है। अब कोई अगर अपना बिजनेस बेच रहा है तो फ्री में बेचेगा? फ्री में नहीं बेचेगा ना, पैसा लेगा, ठीक है। अब बदले में इसको कितना मिला? सॉरी, 38,782 पाउंड्स। पाउंड देखिए यूरो से बे, यूरोज, यूरो ही तो होता है, ये पाउंड है ना, पाउंड है, पाउंड है। 38,782 पाउंड्स, ठीक है। इसमें पैसे बेच दिया इसको। अब ये 38,782 का डिवीजन कैसा है देखो। 20,000 का इक्विटी शेयर्स है, ठीक है। 10,000 का सिक्योर्ड डिबेंचर्स है, एंड द बैलेंस इज इन कैश। अब नाम से समझो तो कि कौन सा कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड की पब्लिक लिमिटेड? पब्लिक लिमिटेड। और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर चाहिए होते हैं? 7 चाहिए होते हैं। यहाँ पे हम लोग को 7 मेंबर दिख रहे हैं क्या? 7 मेंबर कैसे हुए देखो। सबसे पहले तो सैलमन खुद, ठीक है, एक उसकी वाइफ, उसके 4 बेटे और उसकी एक बेटी, 7 हो गए क्या? ठीक है। इन सबको एक एक 2 शेयर पकड़ा दिया और बाकी सब अपने पास रखा, हो गए 7 मेंबर। चलेगा? एक तो भी शेयर है तो आप मेंबर हो, हाँ चलेगा, पकड़ा दिया। अब कंपनी बिजनेस करने लगा, और जब बिजनेस करने लगा तो सिक्योर्ड 10,000 का सिक्योर्ड डिबेंचर्स है, यानी सैलमन कंपनी का ओनर भी है और कंपनी का सिक्योर्ड क्रेडिटर भी है। अब जब कंपनी ने धंधा किया था तो धंधा करते टाइम उसने 7,000 पाउंड्स का अनसिक्योर्ड डेट भी मार्केट से उठाया था, ठीक है। यानी कंपनी के कुछ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी थे जिनका अमाउंट वाज अराउंड 7,000 यूरोस पाउंड्स, 7,000 पाउंड्स था। समझा? यहाँ तक क्लियर है? अब इकोनॉमी में आ गया ग्रेट डिप्रेशन, इकोनॉमी में आ गया ग्रेट डिप्रेशन, एंड
कंपनी का वाइंडिंग अप होने वाला था, कंपनी बंद होने वाला था। अब जब कंपनी बंद होने वाला था तो हम लोग अभी पढ़ के आए हैं कि क्या करना पड़ता है, क्लेम सबमिट करना पड़ता है, वेरीफाई होता है, उसके बाद पैसा मिलता है। ठीक है, अब जब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कंपनी से अपना पैसा मांगने के लिए आए, अब तो कंपनी में पैसा मांगने के लिए वो किसके पास जाएंगे, कंपनी में है कौन, सैलमोन ही है। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पैसा मांगने किसके पास जाएंगे, सैलमोन के पास ही जाएंगे। सैलमोन बोला रुको, ठीक है, तुम कौन हो, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। हम कौन है, सामने वाला बोलेगा तुम ही, तुम्हारे वजह से तो कंपनी डूब रहा है, तो तुम ही हो जिम्मेदार। बोला नहीं, तुमसे पहले ना ये कंपनी का डिबेंचर्स मेरे पास है, तो हम क्या है, कंपनी के सिक्योर्ड क्रेडिटर, और लॉ के मुताबिक पहले 10,000 का सिक्योर्ड, एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर मेरे को पैसा मिलेगा, फिर अगर कुछ बच जाता है तो तुमको पैसा मिलेगा एज एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है, अब अनसिक्योर्ड वालों को आ गया गुस्सा, क्या आ गया, गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया। और जब गुस्सा आ गया, ठीक है, तो बोला कि भाई तुमको एक भी पैसा नहीं मिलना चाहिए, कंपनी के डायरेक्टर तुम ही हो, कंपनी को चलाया भी तुमने ही है, कंपनी डूबा भी तुम्हारे वजह से ही है, हमारा पैसा भी तुम ही ने खाया है, तो अब तो कॉर्पोरेट वेल उठना चाहिए और तुम्हारा और कंपनी का लायबिलिटी एक कर देना चाहिए, होना तो यही चाहिए। ठीक है, लेकिन इन लोग चले गए, ये लोग चले गए कोर्ट के पास में और बोले कि भैया इसका तो उठाइए कॉर्पोरेट वेल, ठीक है, क्योंकि हमारा पैसा यही खाया है, एंड दिस कंपनी इज नथिंग बट अ मियर फ्रॉड कंपनी, क्योंकि एक ही आदमी है, इसके पीछे सारा करता धरता कारनामा उसी का है। अब उस दिन सलमान का किस्मत बहुत अच्छा था, ठीक है, और कोर्ट ने बोला एक सेकेंड, यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे मुद्दा ये है कि पैसा पहले किसको मिलेगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर को कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को। कोर्ट बोला कि कंपनी के बैलेंस शीट पे एज ऑन डेट क्या सिक्योर्ड क्रेडिटर एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ एग्जिस्ट कर रहा है, कितना का, 10,000 का, कौन है, सलमोन, बस इतना दिख रहा है ना, तो यानी कि कंपनी में सिक्योर्ड क्रेडिटर है, वो भले ही कंपनी का डायरेक्टर हो, मेंबर हो, कोई भी हो, मतलब नहीं, अगर वो कंपनी के सिक्योर्ड, एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर वो कंपनी का है, तो पहले पैसा उसको मिलेगा, उसके बाद अनसिक्योर्ड को मिलेगा, फिर अगर कुछ पैसा बच जाता है तो कंपनी के मेंबर को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले 10,000 का सिक्योर डेट जो इसका है, तो पैसा पहले सैलमोन को ही मिलेगा, इवन इफ ही इज अ मेंबर, इवन इफ गलती उसका था। ठीक है, और इसमें हम कॉर्पोरेट वेल नहीं उठाएंगे, ये कंपनी ने कोई फ्रॉड नहीं किया, समझ आया। तो सैलमोन वाले केस में कॉर्पोरेट वेल उठा कि नहीं उठा, नहीं उठा, बोला कि उठाना ही नहीं है, दरकार ही नहीं है, समझा, क्लियर हुआ ना, बुद्धि वाला काम किया ना, अपना पैसा तो बचा ही लिया अच्छा आराम से। ठीक है, ये था सैलमोन एंड सैलमोन कंपनी लिमिटेड, समझा। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर इस केस में हम कॉर्पोरेट वेल नहीं उठाए हैं, तो ऐसा कौन कौन सा सिचुएशन आ सकता है जहां पे हम कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर सकते हैं, आओ देखते हैं, सुनो, प्लीज देखो, कॉर्पोरेट वेल थ्योरी, it refers to a concept that members of a company are shielded from the liability connected to the company's actions. If the company incurs any debts or contravenes any law, the corporate will concept implies that the members should not be liable for those errors. कंपनी का लाइबिलिटी अलग है, मेंबर का लाइबिलिटी अलग है, कंपनी का कॉन्ट्रावेंशन के लिए मेंबर्स आर नॉट लायबल एंड मेंबर्स का कॉन्ट्रावेंशन के लिए कंपनी इज नॉट लायबल, thus the shareholders are protected from the acts of the company. The Salmon versus Salmon and Company Limited laid down the foundation of the concept of corporate will. समझा। अब ये केस तुमको पूरा याद नहीं करना है, जस्ट मार्क एंड रीड। तुम्हारे एग्जाम में अगर 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो क्या क्वेश्चन आता है सुन लो। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल एंड व्हाट आर द केसेस
what are the situations where the corporate veil can be lifted, बस, ठीक है। तो तुम इतना सा लिखोगे, कॉर्पोरेट वेल का मतलब ये लाइन लिख दिए, केस का नाम मेंशन कर दिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बस तुमको केस एक्सप्लेन नहीं करना है, केस एक्सप्लेन करने मत घुस जाना, ठीक है। फिर सीधा आना लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल में, केसेस जहाँ पे कॉर्पोरेट वेल हम एक्चुअली उठा सकते हैं। सबसे पहले टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, सबसे पहला टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। चलो, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को पता लगाना है कि जो कंपनी है वो फ्रेंडली कंपनी है कि एनिमी कंपनी है। एनिमी कंपनी कैसे हो सकता है, सुनो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि नमन है ना, नमन बिजनेसमैन है, ठीक है। अब बिजनेसमैन में क्या करता है, उसका ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस है। अब हमें पता है कि पाकिस्तान में ड्राई फ्रूट बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है ना, पाकिस्तान में ड्राई फ्रूट्स अच्छा मिलता है फॉर एग्जाम्पल। अभी अगर अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडो पाक वॉर हो जाता है, ठीक है, तो क्या नमन पाकिस्तान के साथ अपना बिजनेस कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, लेकिन उसको तो बिजनेस करना है। बोला हम पाकिस्तान के साथ बिजनेस नहीं कर सकते तो क्या हुआ, हम इंडिया में एक ठो कंपनी खोल लेंगे और वो कंपनी में अपने सारे पाकिस्तानी सप्लायर्स, पाकिस्तानी बिजनेस पार्टनर्स को उस कंपनी में शेयर मेंबर बना देंगे और हम अपने मुख में दिखाएंगे कि हम जो धंधा कर रहे हैं वो हम कंपनी के साथ में कर रहे हैं, बट एक्चुअली में धंधा कंपनी के साथ कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं ना। तो इस केस में अगर ऐसा कुछ केस होता है तो कंपनी जो कोर्ट है वो कॉर्पोरेट वेल को उठा सकता है टू आइडेंटिफाई द ट्रू कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, कि वो कंपनी एक्चुअली में एनिमी कंपनी है कि फ्रेंडली कंपनी है। समझा क्या, ऐसा हुआ था इन द केस ऑफ डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, ठीक है। देखो, to determine the character of the company, that is to find out whether the company is an enemy company or a friend. In the case of Daimler Company Limited versus Continental Tire and Rubber Company, it was held that the company may be characterized as an enemy company if its affairs are under the control of the people of the enemy country. तो यही तो हो रहा था, नमन भी तो यही किया था, ठीक है, ये है फर्स्ट। फिर नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स, इसमें एक महान आदमी है डिनशॉ मानेकजी पेटेट, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स, ठीक है। अब ये जो आदमी है ना सर डिनशॉ मानेकजी पेटेट, इनके पास ना बहुत पैसा था। कैसे, ये जो पैसा कमाते थे ना, इनके पास डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम से बहुत पैसा आता था, ठीक है। अगर पैसा आ रहा है इतना, अगर इतना पैसा आ रहा है तो इतना के बाद पे इस पे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और ये टैक्स उनको देना नहीं था, उनको टैक्स चुभ रहा था। इन्होंने क्या किया, अपना जो इनकम है वो इतना तक दिखाया, ठीक है। टैक्स लेवल जहां पे टैक्स लगना स्टार्ट होगा, टैक्स लेवल के नीचे अपना इनकम रखा, तो टैक्स नहीं रख रहा है। अब बाकी ये क्या है, काला धन, ब्लैक मनी तो है, ब्लैक मनी है। अब ब्लैक मनी को छुपाना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा, तो क्या करें, क्या करें, उन्होंने क्या किया, ये ब्लैक मनी को छुपाने के लिए प्राइवेट कंपनीज खोल दी, ठीक है। अब ये पैसा
उन प्राइवेट कंपनीज में एज इन्वेस्टमेंट दिखा दिया, कैपिटल लगाया है, और वही पैसा कंपनी इंटर्न घुमा करके डिंशॉ को लोन दे रहा है। तो इससे वो पैसा भी यूज कर सकता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लोन अमाउंट तो टैक्स नहीं लगता है। हमको उधार मिला है, उधारी में भी टैक्स लोगे क्या? काला धन है, दिखाई नहीं रहे बे। कंपनी खोले तो कंपनी में अपना नाम थोड़ी दिखा रहे हैं हम। कंपनी तो हम किसी ठेला वाला के नाम से भी खोल सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन चेक करने क्या है कि उसके पीछे एक्चुअली में कौन है? काला धन ऐसे ही घुमाया जाता है, समझ आया? तो इसने क्या किया, इसने ये छुपाने के लिए अलग अलग लोगों के नाम से ना अपना कंपनीज खोल दिया, फर्जी कंपनीज खोल दिया, बेसिकली शेल कंपनीज खोल दिया। कंपनी खोला क्यों है? ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डाइवर्जिंग द फंड्स। यही तो कर रहा है, पैसे ही तो घुमा रहा है, इसीलिए कंपनी खोला है। अब कंपनी में, पूरे कंपनी में ट्रांजैक्शन क्या है? इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वही पैसा घूम करके कंपनी लोन दे रहा है। इन्वेस्टमेंट कमिंग, लोन गोइंग, इन्वेस्टमेंट कमिंग, लोन गोइंग, यही चल रहा है कंपनी में। ठीक है, तो अगर अगर अच्छा और कोई ट्रांजैक्शन होता तो नहीं भी उठाते कॉर्पोरेट वेल, पर ट्रांजैक्शन सिर्फ 2 ही तो दिख रहा है, और ऐसे बहुत कंपनीज दिख रहे हैं भाई, तो कुछ तो गड़बड़ है। जब ऐसे कंपनीज हम खोलते हैं ना ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डाइवर्जिंग द फंड्स, इसको हम लोग बोलते हैं शेल कंपनीज। क्या बोलते हैं? शेल कंपनीज, यानी कि फर्जी कंपनीज। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डाइवर्जिंग द फंड्स, या टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू, और या टू प्रोटेक्ट योर टैक्स, आपको टैक्स इवेड करना है, यू डोंट वांट टू पे टैक्स, तो अगर इवेजन ऑफ टैक्स इज योर पर्पस, तो भाई आपको नहीं छोड़ेंगे, कॉर्पोरेट वेल उठा देंगे। समझा? देखो इसमें क्या किया था इसने, पढ़ो मेरे साथ एक बार। देखो, द assessee earned huge income by way of dividend and interest. So he opened some companies and purchased their shares in exchange of his income by way of dividend and interest. This income was transferred back to the assessee by way of loan. ठीक है, the court decided that the private companies were a sham and the corporate veil was lifted to decide the real owner of the company. sham यानी के फर्जी कंपनीज है, समझा? हाँ, इसमें केस अथॉरिटीज करते हैं, हाँ, चेकिंग के वक्त। करेक्ट करेक्ट, समझा क्या? ऑडिटर खुद भी केस फाइल कर सकता है, कोई भी कर सकता है, ऑडिटर खुद भी केस फाइल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। करेक्ट, हाँ, ये वाला क्लियर है? श्योर? तो अभी तक 2 हम लोग पढ़े, 2 केस जहाँ पे कॉर्पोरेट वेल कैन बी लिफ्टेड। सबसे पहले क्या था? टू डिटरमाइन दी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, बताओ ना क्या था? टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। केस का नाम कौन सा है? डैमलर कंपनी लिमिटेड। क्या है बताओ तो? डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स। टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स, केस कौन सा है? डिनशॉ मानिकजी पेटेंट। केस का नाम क्या है? डिनशॉ मानिकजी पेटेंट। फिर नेक्स्ट, टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन। टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन। अब सुनो ध्यान से, इस केस में क्या हुआ था, ये सब में केसेस ही है, और ये केसेस एक बार तुम समझ लोगे, समझ लो, तुमको एग्जाम में अपने वर्ड्स में लिख के आना है। ठीक है, देखो क्या हुआ था। हाँ, ये केसेस का नाम तुमको याद होना चाहिए, अंदर का प्लॉट याद रखो। एग्जाम में प्लॉट एक्सप्लेन करना होगा तो अपने वर्ड में करोगे, ऐसा रट्टा नहीं मारना, ये सब चीज समझ के लिखने का है। जहाँ पे समझ के लिख सकते हो वहां समझ के लिखो, लर्न करने की तो ऐसे ही बहुत कुछ है। ठीक है, सुनो, अब टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन, टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन, इसमें क्या हुआ था? ये केस है बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स वर्कमैन। वर्कमैन ने कंपनी के ऊपर में केस किया था। अब केस, कंपनी का नाम क्या था? सुनो, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड
वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यानी कंपनी और उसके वर्कमैन के बीच का केस है। और कंपनी कौन से इंडस्ट्री में है? कंपनी रबर इंडस्ट्री में है। अब रबर इंडस्ट्री में जो वर्कमैन फैक्ट्री में काम करते हैं, अब फैक्ट्री वालों को सबसे प्यारा क्या होता है? उनका बोनस, ठीक है, उनका बोनस। और बोनस देना ऑप्शनल है, बोनस देना ऑप्शनल है कि लीगल ऑब्लिगेशन है, देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं ना, उनको बोनस देना कंपलसरी होता है। कुछ कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे होते हैं जहां पे बोनस देना इज कंपलसरी। दिस इज वन ऑफ द इंडस्ट्रीज जहां पे बोनस देना वाज अ कंपल्शन, ठीक है, इट वाज अ लीगल ऑब्लिगेशन। तभी तो बोल रहा है टू अवॉइड द लीगल ऑब्लिगेशन। जहां पे कंपनी को बोनस देना है पर उसको बोनस देने का मन नहीं है, तो बचे कैसे? अब इसने क्या किया, सुनो। अब ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी ने एक दूसरे कंपनी में, मान लो ए लिमिटेड, इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा था, ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट से बहुत ह्यूज अमाउंट में उसको डिविडेंड मिलता था, ठीक है, और ये डिविडेंड का जो पैसा था ना, इट वॉज अ मेजर सोर्स, इट वॉज वन ऑफ द मेजर चंक जो वर्कमैन का बोनस देने में काम आता था, ठीक है। अब कंपनी को लालच आ गया, बोल रहा है इन्वेस्टमेंट मेरा, तो डिविडेंड का, डिविडेंड पे मेरा हक होना चाहिए, पर वो पैसा किसको जा रहा है? वर्कमैन को जा रहा है एज बोनस। बर्दाश्त नहीं हुआ, रबर इंडस्ट्री लिमिटेड को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसने क्या किया? इसने एक होली ओन्ड सब्सिडरी खोला जिसका 100% शेयर होल्डिंग किसके पास है? रबर इंडस्ट्री वाले कंपनी के पास है, ठीक है। और ये जो ए लिमिटेड का शेयर्स है ना इसके पास में, ये पूरा शेयर होल्डिंग ही अपना ट्रांसफर कर दिया होली ओन्ड सब्सिडरी को, ठीक है। अब जो ये डिविडेंड का पैसा इसको मिल रहा था, अब डिविडेंड किसको जा रहा है? होली ओन्ड सब्सिडरी को जा रहा है, ठीक है। वहां से तो ये पैसा निकाल ही सकता है ना, क्या प्रॉब्लम है? निकाल सकता है। देखो, बोनस, टेक्निकली बोनस कौन से कंपनी को देना है? रबर इंडस्ट्री, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री कंपनी को देना है। लेकिन ये डिविडेंड का इनकम क्या इसके बुक्स में दिख रहा है? अब नहीं, किसके बुक्स में दिख रहा है? सब्सिडरी के बुक्स में दिख रहा है। अब वर्कमैन लोग आया बोनस देने के लिए, बोनस मांगने के लिए, बोला देखिए बोनस नहीं दे पाएंगे, पैसा मिला नहीं है तो बोनस दे नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो पैसा आपको मिलता था ना, जो ह्यूज चंक जो था, शेयर होल्डिंग तो ट्रांसफर कर दिए हैं, तो अब आपको नहीं मिल सकता बोनस, ठीक है। अब वर्कमैन बोला कि ये होल्डिंग ऑन सब्सिडरी खोला क्यों? हाँ, खोला क्यों? बोला, और खोल के भी कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ जो बोनस, जो मेरे को, जो हम लोग को जो बोनस मिलना था, जो बड़ा वाला चंक का जो पैसा होता है, खाली वो शेयर होल्डिंग ही ट्रांसफर कर दिया। ऐसा क्यों भाई? बोनस देने का मन नहीं है क्या? तो वर्कमैन लोग चला गया कोर्ट के पास में, गया और बोला कि भाई ये जो होल्डिंग ऑन सब्सिडरी इसने खोला है ना, इसका खोलने का मेन मोटिव क्या है? कि इसको सिर्फ बोनस, इसको सिर्फ हमारा बोनस मारना है। और कोर्ट को तो इंसाफ करने का चुल मचा हुआ होता है। बोला भाई कैसे, आम आदमी का हक मारा है, नहीं छोड़ेंगे, तो कॉर्पोरेट वेल तो उठाएंगे उठाएंगे, ठीक है। और कॉर्पोरेट वेल उठा दिया। देखो, पढ़ो इसको ध्यान से, देखो, where the sole purpose for the formation of the company was to use it as a device to reduce the amount of to be paid by way of bonus to workmen, the Supreme Court upheld the piercing of the veil to look at the real transaction. upheld the piercing मतलब क्या होता है? corporate veil lift कर दिया, ठीक है। केस का नाम क्या था? वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। ये इंडिया का ही केस है, सुप्रीम कोर्ट आ गया ना, इंडिया का ही केस है। देखो, the fact of the case are that A Limited purchased the shares of B Limited by investing a sum of 4,50,000. The dividend respect of these shares were shown in the profit and loss account of the company year after year. It was taken into account for the purpose of calculating the bonus payable to workmen of the company. Sometimes in 1968, the company transferred the shares of B Limited to C Limited.
अ सब्सिडरी होली ओन्ड बाय इट। तो यहाँ पे ए लिमिटेड कौन है? एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड का कंपनी, वही कंपनी ए लिमिटेड है यहाँ पे, ठीक है। 10 द डिविडेंड डिड नॉट फाइंड द प्लेस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए लिमिटेड। अब तो किसके बुक्स में दिख रहा है डिविडेंड? सी लिमिटेड के बुक्स में डिविडेंड दिख रहा है अब, है कि नहीं? ठीक है। फिर with the result that the surplus available for the payment of bonus of the workmen got reduced। तो बोनस का पैसा कम हो गया अपने आप ही। Here a company created a subsidiary and transferred to it its investment holdings in a bid to reduce the liability to pay bonus to its workmen। Thus the Supreme Court brushed aside the separate existence of the subsidiary company और एक कर दिया liability। समझा? हाँ हाँ, नहीं, प्रॉफिट हो जाए तो देना पड़ता है बोनस। हाँ, समझा क्या? क्लियर है? ठीक है, यू विल रीड दिस केस। समझ में आ गया ना? जैसे हम एक्सप्लेन किए थे वही लिखा हुआ है एग्जैक्टली, तुमको इसी को अपने लैंग्वेज में लिखना है, दैट्स इट। फिर फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट्स। यहाँ पे सिर्फ इतना सा बात बोल रहा है कि जो काम होल्डिंग कंपनी नहीं कर सकता वो काम वो अपने सब्सिडरी से भी नहीं करवा सकता। एक कंपनी था मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, इसको ना एक स्पेशल लाइसेंस चाहिए था, और ये जब लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था ना, ट्रांसपोर्ट कंपनी है ना, तो इसको स्पेशल लाइसेंस चाहिए था, और ये जब लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था तो इसका लाइसेंस कैंसिल हो गया। अब ये वापस से तो अप्लाई नहीं कर सकता। बोला हम नहीं कर सकते तो क्या हुआ, सब्सिडी से करवा लेते हैं। तो बोला भाई जो काम तुम नहीं कर सकते ना वो काम तुम्हारा सब्सिडी भी नहीं कर सकता, ठीक है? कोई भी नहीं कर सकता, होल्ली ओन्ड हो पार्शली ओन्ड हो कुछ भी हो, जो काम होल्डिंग नहीं कर सकता वो काम उसका सब्सिडी भी नहीं कर सकता। इतना सा बात है। देखो देखो, in case of Merchandise Transport Limited, a transport company wanted to obtain a license for its vehicle but could not do so if applied in its own name. If therefore formed a subsidiary company and then applied for the license and the application was made in the name of the subsidiary, the vehicles were to be transferred to the subsidiary company. Here the parent and the subsidiary were one commercial unit and the application for the license was rejected. जो काम होल्डिंग नहीं कर सकता वो काम उसका सब्सिडरी भी नहीं कर सकता, इस केस में यही बोला गया था, ठीक है। फिर कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। सुनो, एक बहुत अच्छा केस लॉ है। अभी तक 4 पढ़ लिए, क्लियर है यहाँ तक? सुनो ना, क्या क्या सबसे पहला क्या है? टू डिटरमाइन दी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। केस का नाम क्या है? डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। उसके बाद टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स। केस का नाम क्या है? डिनशॉ मानिक जी पेटेट। उसके बाद टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन। केस का नाम एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फिर क्या था? फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट्स। केस का नाम क्या है? मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, ठीक है, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, श्योर। अब नेक्स्ट, कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। केस का नाम है गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने। गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने। अब सुनो हुआ क्या था इसमें, सुनो देखो, हॉर्ने है और गिलफर्ड मोटर कंपनी है, ठीक है। अब ये जो हॉर्ने है ना, ये गिलफर्ड मोटर कंपनी का एक्स एम्प्लॉय था। अब इसने जब कंपनी छोड़ा तो शायद अच्छे टर्म्स में नहीं छोड़ा होगा, हो सकता है कुछ बदला बाकी हो। तो इसने क्या किया, इसने गिलफर्ड मोटर कंपनी जैसा सेम कंपीटिंग बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और इसने कंपनी खोला मान लो एक्स लिमिटेड के नाम से। अगर ये मेंबर बन जाता एक्स लिमिटेड में तो एक सेकंड में पकड़ाई में आ जाता,
अब इस कंपनी ने इस कंपनी में इसने मेंबर बना दिया अपनी वाइफ को और अपने फ्रेंड को, बेस्ट फ्रेंड। कंपनी बना दिया मेंबर, तो कोई दूर दूर तक भी नहीं सोच सकता कि इसके पीछे, इस कंपनी के पीछे मेरा हाथ होगा, हॉर्ने का हाथ होगा। अब लेकिन ये कंपनी में जितना भी काम है ना पीछे से, सामने दिख कौन रहा है एज ओनर्स, वाइफ और फ्रेंड, लेकिन पीछे से सारा काम कर कौन रहा है, चला कौन रहा है, कंपनी को हॉर्ने चला रहा है। अब धीरे धीरे गिलफर्ड मोटर कंपनी का जितने भी बड़े बड़े क्लाइंट्स थे ना, ये सारे के सारे कहाँ शिफ्ट होने लग गए, एक्स के पास में। शक जागा कि भाई हॉर्ने गया, सारा क्लाइंट शिफ्ट हो रहा है इस कंपनी के पास में, ये तो मार्केट में आया भी नहीं है, मार्केट में तो अभी आया है, पहले तो था भी नहीं, तो अचानक से ये सारा मेरा ही क्लाइंट्स क्यों ले रहा है, बड़ा बड़ा सारा क्लाइंट्स ले रहा है। तो गिलफर्ड मोटर कंपनी ने हॉर्ने पे केस कर दिया कि भाई ये जो कंपनी है ना, इसका तो कॉर्पोरेट बिल उठाओ और देखो कि पीछे से काम संभाल कौन रहा है। तब कॉर्पोरेट बिल उठा दिया गया, समझा। हाँ, इसी तो नहीं बना वो मेंबर, पीछे से करा था ना काम। कंपनी छोड़ चुका होता है तो 5 साल या जो भी होता है टाइम पीरियड जो रहता है कंपनी के हिसाब से, आप कंपीटिंग बिजनेस में नहीं, आप सेम बिजनेस में नहीं आ सकते। आप नहीं आ सकते तो क्या हुआ, आप सामने किसी और को दिखा सकते हैं, पीछे से आप कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। हाँ, वो वेट नहीं किया वो टाइमलाइन का, समझा। देखो क्या हुआ था इसमें, the employee of the company cannot solicit the customers after leaving the employment of the company, and one such employee left the company, started his own company and began soliciting the previous company's customers. Here that corporate veil could be lifted as his main intention was fraud. ठीक है, ये एग्जाम में तुम्हारे केस आया हुआ है, ये एग्जाम्पल, ये जो केस का प्लॉट है तुम्हारे एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, समझा क्या। कॉर्पोरेट वेल उठाएंगे ना, वाइफ के साथ में हस्बैंड का नाम नहीं जुड़ेगा, कैसा कैसा, कौन सी वाइफ है भाई। अरे जब दो हम देखेंगे कि दो इंसान उस हॉर्ने से रिलेटेड है ना, कोर्ट में खड़ा करेंगे, भाई ये तुम्हारा पति है, हाँ है, क्या तुम जानते हैं, तुम दोस्त है, हाँ है भाई, है ना, तब उठेगा कॉर्पोरेट वेल, तब समझ आएगा कि असली ओनर कौन है, तो कॉर्पोरेट वेल उठाया जाएगा। क्योंकि इन लोग को तो कुछ आता ही नहीं है, ये लोग तो सिर्फ बस सामने एज अ फेक आइडेंटिटी लेके खड़ा है, इन लोग को तो बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, कर कौन रहा है, और नहीं कर रहा है, इट इज इजी टू प्रूव। ठीक है, तो मेरे को बताओ ना अच्छे से एकदम 5 केसेस, हम लोग रिवाइज करेंगे एक बार, 5 केसेस जहाँ पे कॉर्पोरेट वे लिफ्ट हो सकता है, एंड उसका हर एक केस के, हर एक सिचुएशन के अगेंस्ट में कौन सा केस लॉ अपने को मेंशन करके आना है। सबसे पहले क्या है, टू डिटरमाइन द ट्रू कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, केस कौन सा है, डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। उसके बाद में टू प्रोटेक्ट टैक्स और रेवेन्यू, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स, कौन सा केस, डिनशॉ मानिक जी पेटेंट, डिनशॉ मानिक जी पेटेंट। फिर टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन, केस क्या है, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उसके बाद में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट्स, केस का नाम क्या रहेगा, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, केस का नाम क्या रहेगा, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। फिर लास्ट में जब भी पढ़े, कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड और टू डिफीट द लॉ, कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड और टू डिफीट द लॉ, केस का नाम क्या रहेगा, गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने, गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने। ठीक है, चलो ठीक है, आज का टॉपिक होता है खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।